मैं वालिदैन की इकलौती जरा नाजों से पली हुई। अब्बू शुरू से ही कहा करते थे कि ऐसे लाड ना किया करो जो कि कल इसको परेशानी का बायस बने, लेकिन अम्मी अपनी नाक के नीचे सारी जिद्दें पूरी किया करती और अब्बू को खबर न होती। जिस काम को अब्बू मना करते अम्मी खामोशी से इजाजत दे देती और मैं कर लेती। इंटर के बाद मेरी शादी हो गई। 20 साल की उम्र में अच्छा पढ़ा लिखा रिश्ता था, खाता कमाता। अब्बू ने छानबीन करके ब्याह कर दिया। अम्मी राजी नहीं थी कि अभी और अच्छे रिश्ते आएंगे, जरा इंतजार करें। खैर, अब्बू ने खानदान के बड़ों को शामिल करके अम्मी को मनवा लिया और फिर मेरी भी रजा थी कि चलो लड़का पैसे वाला है और हैंडसम भी है। मैं चूंकि बहुत नाजों से पली थी तो बर्दाश्त बहुत कम था, तरबियत किसी किस्म की कुछ भी नहीं थी। मैंने अपने शौहर की बातें अम्मी को बताना शुरू कर दी। जरा जरा सी बातें शिकायत की सूरत में बताने लगी। अम्मी चूंकि खुद ये काम करती रही थी इसलिए मजे ले लेकर सुनती और फिर उल्टे सीधे मशवरे देती। 2 बेटियां और 1 बेटा हो गया, मगर मेरा यही हाल रहा। 1-2 बार मियाँ ने सख्ती करने की कोशिश की तो मैं बीमारी का ढोंग रचाकर मैके चली गई। अब्बू ने बहुत समझाया, सख्ती की तो मैं वापस आ गई, लेकिन आदत से मजबूर थी तो वही सब कुछ किया। गलतियां करके सीना चौड़ा करके बदतमीजी करना और अपनी गलती ना मानना। मियाँ ने भी प्यार से समझाकर हर तरह की कोशिश की कि मैं सुधर जाऊं, लेकिन उस वक्त मुझे ये शख्स दुनिया का सबसे बुरा आदमी लगता था। अब्बू ने डांट कर प्यार से हाथ जोड़कर हर तरह से मुझे समझाया कि बेटा अपना घर आबाद रखो, ऐसा ना करो। लेकिन मेरी माँ की तरफ से मिलने वाली ट्यूशन ने आखिरकार वो स्याह दिन दिखा ही दिया। कुछ दिन से शौहर से अनबन चल रही थी। अम्मी से रोज सबक ले रही थी। बस सुबह ही सुबह जरा सी बात का मैंने बतंगड़ बना दिया, जैसे कि मैं अक्सर किया करती थी, और 10 साल की भड़ास मेरे मियाँ के मुंह से तलाक के 3 अल्फाज की सूरत में निकल गई। मैंने कॉल करके अब्बू को कहा कि लड़ाई हो गई है, आकर मुझे ले जाएं। उस वक्त मैंने तलाक का नहीं बताया था क्योंकि मुझे पता था कि अब्बू के लिए यह सदमा बहुत ही बड़ा होगा। अब्बू घर में आते ही मेरे मियाँ से कहने लगे कि इसकी तरफ से मुझे माफी मांगने दो। बेटा, मुझे पता है कि मेरी बेटी की गलती है क्योंकि ऐसी लड़ाइयां मैं अक्सर करती रहती थी। मेरे मियाँ ने बहुत तहम्मुल से अब्बू को तलाक का बता दिया। अब्बू ने कहा कि मुझे रक्षा करवा दो, मैं इसे घर ले जाऊंगा। मेरे शौहर ने कहा नहीं, आप गाड़ी में जाएं। इसरार करके अब्बू से माफी मांगकर गाड़ी ड्राइवर के साथ हमें छोड़ने के लिए भेज दी। अब्बू गाड़ी में बिल्कुल खामोश रहे। घर में आते ही अम्मी से कहा, लो तुम्हारी बेटी को सिला मिल गया है, इसके किए का अब तुम्हें भी ये नाम मिलना चाहिए। और अम्मी को उसी वक्त तलाक दे दी। मुझे नहीं पता कि अब्बू ने गलत किया या फिर सही, लेकिन अब्बू की हालत ऐसी थी कि मुझसे देखी नहीं जा रही थी। तुम दोनों माँ बेटी को तलाक मुबारक, अब साथ बैठकर इद्दत करना। अब्बू ने उस वक्त बाकायदा तालियां बजाकर कहा। शायद वो उस वक्त जहनी दबाव में थे। अब्बू ये कहकर बाहर चले गए। फिर 4 दिन हो गए, अब्बू वापस नहीं आए। हम ढूंढते रहे, कहाँ की इद्दत और कैसी इद्दत। बस अब्बू को हर जगह ढूंढा, कहीं भी नहीं मिले। खानदान वालों की बातें अलग और अब्बू की गुमशुदगी अलग। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। 5वें दिन जुमे की नमाज के वक्त मेरे मोबाइल पर तायाजाद की कॉल आई कि चचा मिल गए हैं, मैं घर ला रहा हूँ। अब्बू आए तो सही। ईदी की एम्बुलेंस में कफन में लिपटे हुए 5 दिन। अब्बू कहाँ रहे नहीं मालूम। ईदी वालों का कहना था ये साहब फुटपाथ पर पड़े थे, न कोई जख्म न ही कोई चोट का निशान। अब्बू का दिल बंद होने से उनकी मौत हुई थी, और आपको पता है कि उनका दिल मैंने और अम्मी ने मिलकर बंद किया है। इस 36 साल लड़की का ये जुमला मेरे दिल पर घूंसे की तरह लगा। फिर कहती है कि अब्बू ने हमारे लिए घर छोड़ा, जो कि वो पहले ही अम्मी के नाम कर चुके थे। ऊपर वाला पोर्शन हमने किराए पर उठा दिया। अब्बू की पेंशन भी आती है, किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। सफेद पोशी में अच्छे से गुजारा हो रहा है। ददियाल वाले हमसे नहीं मिलते, कहते हैं कि तुम दोनों हमारे भाई की मौत का सबब हो। मेरे 3 में से 2 बड़े बच्चे अपनी मर्जी से अपने बाप के पास जा चुके हैं, बाकायदा लड़कर गए हैं, मिलने भी नहीं आते। छोटे वाला भी 3 साल का है तो वो मेरे पास है, मगर मुझे पता है कि वो भी चला जाएगा। अम्मी अब तक वैसी ही है, अब्बू को बहुत कोसती है। अब मेरी और अम्मी की घमसान के मौके होते हैं। मैं कहती हूँ कि अगर अब्बू ने आपको पहले ही तलाक दे दी होती तो आज मुझे तलाक न होती। खाने पीने को सब कुछ मिलता है, रहने को सर पर छत है, मगर अब सुकून नहीं है। अब्बू का चेहरा दिमाग में घूमता रहता है। अपना शौहर भी याद आता है, वो बुरा नहीं था, मेरी तरबियत बुरी थी। आप समझ रहे होंगे कि मैं सारी गलती अम्मी की क्यों बता रही हूँ। मैं तो बिल्कुल ठीक सब कुछ देख और समझ रही थी, आखिर क्यों अम्मी की बातों में आ गई।
آپ بتائیں، جس لڑکی کی تربیت ایسی ہی ہوئی ہو، میں نے ساری زندگی امی کو نانی سے یہی باتیں کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ بس نانی یہ کہتی تھی، دیکھو کچھ بھی ہو طلاق مت لینا، تو امی طلاق کی نوبت نہ آنے دیتی تھی۔ کچھ ابو بھی چپ ہو جاتے تھے۔ ہر کسی کے صبر کا پیمانہ ایک نہیں ہوتا۔ میرے شوہر نیک فطرت تھے، لیکن بس اس دن ان کا پیمانہ چھلک گیا۔ میں نے ان کو اس حد تک پریشان کیا کہ آخر نوبت یہاں تک آ ہی گئی۔ امی یہی کہتی تھیں کہ تمہاری شادی ہی غلط شخص سے ہوئی ہے۔ بس یہ بات میرے ذہن میں بیٹھ گئی تھی۔ ان کی اچھائی بھی برائی میں ہی لگتی تھی۔ میں آپ کے پاس اس لیے آئی ہوں کہ یہاں مجھے نیند نہیں آتی۔ میں 24 گھنٹے میں صرف 2 گھنٹے ہی سو پاتی ہوں۔ آپ بتائیے میں کیا کروں؟ ابو کی جان لے کر اور اپنا گھر تباہ کر کے مجھے نیند آنی چاہیے۔ میں نے اپنی کلائنٹ کی ساری آپ بیتی کو سنا اور اسے آپ سب کے سامنے رکھنے کا بس ایک ہی مقصد ہے کہ تربیت پر کام کریں اور بہت زیادہ کام کریں۔ عورت بطور ماں گیم چینجر بن سکتی ہے۔ کون غلط ہے کون صحیح، اس بحث میں جانے کے بجائے تربیت اولاد اور خود اپنا احتساب کریں۔ اولاد کے سامنے ہر وقت رونے مت روئیں۔ مظلوم بننے کی کوشش سے باہر آ جائیں اور شادی شدہ بیٹیوں پر رحم کریں۔ ان کے کچن میں، بیڈ روم میں، ان کے ذہن میں گھسنے کی کوشش مت کریں۔ بیٹیوں کو بھڑکانے کی پالیسی ختم کر دیں۔ ماں کی بہت زیادہ مداخلت بیٹیوں کے گھر اجاڑنے کا ایک اہم سبب ہے۔ آپ انتہائی سلجھی ہوئی باشعور خاتون ہیں، اس لیے مجھے امید ہے کہ کسی بھی قسم کے فیمنزم کا چشمہ لگائے بغیر میری ویڈیو کو سن کر آپ سبق حاصل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام لوگوں کی بیٹیوں کی عزتیں اور پردے محفوظ رکھیں اور ان کی ازدواجی زندگی کو کامیاب بنائیں۔ آمین یا رب العالمین۔